साल 1957 में जब फिल्म प्यासा रिलीज हुई तो उसने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। गुरुदत्त साहब उस वक्त कामयाबी के ऊंचे शिखर पर बैठे थे, जहां डिस्ट्रीब्यूटर्स और दर्शक उनकी हर फिल्म को सर आंखों पर बिठाने के लिए तैयार था। उनका अपना स्टूडियो, अपनी टीम और उनका पूरा करियर एक बेहद सुरक्षित और आरामदायक दौर से गुजर रहा था। लेकिन एक सच्चे जीनियस कलाकार का दिल कभी भी सिर्फ बनी बनाई कामयाबी से नहीं भरता। गुरुदत्त साहब के अंदर एक छटपटाहट थी, कुछ ऐसा करने की जो भारतीय सिनेमा में पहले कभी ना हुआ हो। वे तकनीकी और कलात्मक रूप से एक नया इतिहास रचना चाहते थे। उनकी यही चाहत उन्हें ले आई भारत की सबसे पहली वाइड स्क्रीन यानी सिनेमा स्कोप फिल्म बनाने के फैसले की तरफ, जिसका नाम था कागज के फूल। इस नई राह पर चलते हुए गुरुदत्त साहब ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दांव खेला। उन्होंने हॉलीवुड की मशहूर कंपनी 20th सेंचुरी फॉक्स से बेहद महंगे और खास लेंस मंगवाए। फिल्म की कहानी में उन्होंने अपनी खुद की निजी जिंदगी का अकेलापन, बिखरे रिश्ते और वहीदा रहमान के साथ अपनी अधूरी मोहब्बत के दर्द को पन्ने से उठाकर सीधे कैमरे के सामने रख दिया था। एक ऐसी अनजान दुनिया थी जहां तकनीक भी बिल्कुल नई थी और कहानी का दर्द भी बेहद निजी था। फिल्म को परफेक्ट बनाने के जुनून के बीच एक दोपहर स्टूडियो की छत पर लगे एग्जॉस्ट फैन के छेद से सूरज की एक तेज किरण नीचे आई, जिसमें उड़ती हुई धूल साफ चमक रही थी। उस बदरंग माहौल में भी छुपी खूबसूरती को देखकर गुरुदत्त साहब ने तुरंत कहा, मूर्ति, क्या तुम ऐसा ही जादुई शॉट हमारी फिल्म के गाने में दिखा सकते हो? उस दौर में बीएफएक्स नहीं होते थे, इसीलिए उनके सिनेमाटोग्राफर बीके मूर्ति साहब ने एक ऐसा अनोखा प्रयोग किया। उन्होंने स्टूडियो की छत के बाहर धूप में बहुत बड़ा समतल शीशा लगाया, जिसने सूरज की रोशनी को समेटकर अंदर भेजा और अंदर लगे दूसरे बड़े शीशे से उस लाइट को सही एंगल पर गुरुदत्त साहब और वहीदा रहमान के ऊपर गिरा दिया। हवा में धुआं फैलाया गया ताकि वो लाइट बीम तैरती हुई दिखे। इसी अद्भुत प्रयोग और आलीशान सेट की वजह से फिल्म का कुल बजट उस जमाने में लगभग 30 से 35 लाख रुपए तक पहुंच गया था, जो आज 2026 के सोने के भाव के हिसाब से 500 करोड़ से भी ज्यादा का है। साल 1959 में जब यह फिल्म सिनेमाघरों में पहुंची तो परिणाम भयानक था। उस दौर का आम दर्शक सिनेमा में सिर्फ नाच गाना और हल्का फुल्का मनोरंजन देखने जाता था। वो इस गहरी और दार्शनिक कला को समझ ही नहीं पाए। प्रीमियर की वो रात आज भी इतिहास में दर्ज है, जब दर्शक बीच में ही उठकर जाने लगे और कुछ लोग हंसने लगे। अपनी जान से प्यारी फिल्म का यह हर्ष देखकर गुरुदत्त साहब शो खत्म होने से पहले ही रोते हुए थिएटर छोड़कर चले गए। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह तबाह हो गई और डिस्ट्रीब्यूटर्स को उस जमाने में 15 से 17 लाख रुपए का सीधा और भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस चोट ने गुरुदत्त साहब को गहरे डिप्रेशन में धकेल दिया। इस असफलता की कीमत गुरुदत्त साहब को अपनी मानसिक शांति से चुकानी पड़ी। इस बात का सबसे पुख्ता सबूत उनके लेखक अबरार अलवी की किताब 10 Years विद गुरुदत्त में मिलता है। अबरार साहब लिखते हैं कि एक रात गुरुदत्त बहुत उदास होकर शराब पी रहे थे। उन्होंने रोते हुए कहा, अबरार, मैं एक पनौती हूँ, मैं जिस भी चीज को छूता हूँ वो बर्बाद हो जाती है। अब मैं आगे से किसी भी फिल्म का आधिकारिक निर्देशन नहीं करूंगा। उन्होंने अपनी एक कसम मरते दम तक निभाई। इसके बाद जब उनकी अगली मास्टरपीस साहिब बीबी और गुलाम बनी तो उन्होंने कसम के मुताबिक खुद डायरेक्शन की कुर्सी पर बैठने से मना कर दिया और अबरार अलवी को डायरेक्टर बनाया। हालांकि सिनेमा जगत हमेशा इसे गुरुदत्त साहब का घोस्ट डायरेक्शन कहता रहा, लेकिन अबरार अलवी ने साफ किया कि गुरुदत्त साहब ने उनके काम में दखल नहीं दिया था, बस गानों को अपनी अनूठी शैली में शूट करने में उनकी मदद की थी। साल 1964 में गुरुदत्त साहब इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन कहानी का चक्कर यहीं खत्म नहीं हुआ। उनके जाने के सालों बाद 1980 के दशक में इस फिल्म का एक जादुई पुनर्जन्म हुआ। फ्रांस के फिल्म समीक्षकों और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने गुरुदत्त साहब की इस कला को पहचाना। जब इस फिल्म को फ्रांस के थिएटर में फ्लश द पापियर नाम से रिलीज किया गया तो जो फिल्म भारत में एक हफ्ता भी नहीं टिक पाई, वो पेरिस के सिनेमाघरों में कई हफ्तों तक हाउसफुल चलती रही। यूरोप के लोग गुरुदत्त साहब की तुलना हॉलीवुड के महान डायरेक्टर आर्सन वेल्स से करने लगे। फ्रांस और इटली के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म मंचों पर इस फिल्म को सिनेमा का चमत्कार माना गया। वक्त बदला और साल 2002 में ब्रिटिश फिल्म संस्थान की प्रतिष्ठित मैगजीन साइट एंड साउंड ने कागज के फूल को सर्वकालीन महान फिल्मों की सूची में शामिल किया। इसके बाद भारत के एफटीआई पुणे से लेके अमेरिका और यूरोप के सबसे बड़े फिल्म स्कूलों ने इस फिल्म को अपने आधिकारिक सिलेबस का हिस्सा बना लिया। आज दुनिया भर के छात्रों को वीके मूर्ति साहब की लाइटिंग तकनीक और गुरुदत्त साहब की सिनेमा स्कोप फ्रेमिंग एक कायदे की किताब की तरह पढ़ाई जाती है। ये हमारे सिनेमा के इतिहास की एक बेहद भावुक और बड़ी विडंबना है कि जिस फिल्म की तारीफ सुनने के लिए गुरुदत्त साहब अपनी जिंदगी में तरस गए, उसे वो मुकाम और सम्मान तो मिला, लेकिन उनकी मौत के कई सालों बाद। अगर आपको गुरुदत्त साहब का ये पूरा सफर और ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए सिनेमा 70mm। अपना ख्याल रखिए।